यूं तो हमारी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ ही होती है। हर किसी की माँ उनके लिए उनकी गुरु होती है। गुरु की एक गरिमा होती है और गुरु की बातों को जो शिष्य अनुसरण करता है उसी के जिंदगी में वो फलीभूत भी होती है। अच्छी हो या बुरी, बातों का असर जीवन में तो पड़ता है। हिंदी स्टोरी पे मैं अजय साहनी स्टार हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और हिंदी स्टोरी पे आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी को हो न हो किसी माध्यम से, दादी से, माँ से, पिता से आप सुन भी रखे हों, लेकिन मुझे जिन्होंने ये कहानी सुनाया, ये परंपरागत कहानी है, वो मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं। उनके द्वारा ये सुनी हुई कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी जीवन को बेहतर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था, वहां पर एक युवक था। ब्राह्मण परिवार का वो युवक बहुत ज्यादा सामान्य परिवेश में पला बढ़ा। 4 भाइयों में सबसे छोटा। 3 भाई प्रकांड विद्वान और अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए महारथी कहलाते थे। पिता उन पर गर्वान्वित होते थे। छोटे भाई पर बहुत दुखी रहा करते थे। उन्हें लगता था कि ये छोटा जो बेटा है ये सबसे ज्यादा नालायक है। वह उन्हें हमेशा निराश करता है। हर क्षेत्र में वह काबिल नहीं है। वह अपने भाइयों से कभी कुछ नहीं अनुसरण करता है। ऐसे में वह बड़ा उदास रहता था। मां का स्नेह उसके प्रति था, लेकिन पिता अक्सर उसे डांटा करते थे। बड़े भाइयों से कुछ तो सीखो कहकर उसे फजीहत किया करते थे। खाना घर से मिल जाया करता था, कपड़े भी मां दिला दिया करती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो अपने मनपसंद की चीजों को कर पाए। वो बड़ा उदास रहता था गांव के बच्चों को देखकर। कई बार मेला आदि पड़ने पर उसे पैसे न होने की वजह से जाने को नहीं मिलता था। पिताजी से हमेशा डांट, ये एक अलग विषाद। आप लोगों को बताना जरूरी है कि एक वक्त आया जब वो बड़ा हो रहा था और उसके मन में एक कौतूहल आ रहा था कि क्यों न मैं भी अपने भाइयों की तरह कुछ कार्य करूं, लेकिन क्या करूं क्या न करूं, इस पशोपेश में वो कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर अंततः उसने मन मसोस कर यह निर्णय लिया कि आज तो मैं हर हाल में परदेश जाकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मां से अनुमति लेता है, कुछ पैसे मांगता है। मां उसे एक शिक्षाप्रद बात भी कहती हैं। वो कहती हैं, बेटा अगर जाना है तो फिर ठीक से निर्णय करके जाना। ऐसा ना हो कि तुम जाओ और फिर लौट कर शाम तक घर चले आओ। लेकिन निर्णय पहले सोच विचार के ठीक से ले लेना और जो सही लगे वो जरूर करना तो मन से करना। लड़का सोच लिया रहता है कि हर हाल में उसे अब प्रदेश जाना है, गांव को छोड़ देना है। वह अपनी जो भी कपड़ों की छोटी सी पोटली बनाता है और घर से निकल जाता है। गांव को छोड़ने ही वाला रहता है, गांव का सिवान पार ही किया रहता है कि उसे फिर वो पुरानी तमाम बातें याद आने लगती हैं। वो गांव की एक एक चीजों से जुड़ गया रहता है, गांव में इतना अच्छा समय बिताया रहता है, तो गांव का जर्रा जर्रा उसे अपनी ओर खींचता है। वो 4 कदम आगे बढ़ता है तो फिर न जाने क्या सोचकर 4 कदम फिर पीछे आता है। 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर न जाने क्या ख्यालात उसे फिर से 4 कदम पीछे लाते हैं। यह करते करते पूरी दोपहर गुजार देता है। यह क्रियाकलाप उसका कुछ दूर बैठा एक सन्यासी व्यक्ति देख रहा होता है और उसे बात पूरी समझ में आ जाती है। चूंकि वह महात्मा संत आदमी, वो समझ जाता है सांसारिक सुखों का त्याग या फिर आध्यात्मिक शांति अनुभूति का अनुसरण, ये सारी चीजों से वो ऊपर उठ चुका हुआ शख्स होता है। वह उस युवक के पास आता है और कहता है कि क्या कर रहे हो बच्चे। अब वो थोड़ा संकुचाया
थोड़ा शर्माया और फिर उसने कहा कि बाबा आपसे मैं क्या कहूं, आप जाइए, मैं ऐसे ही बस। तो सन्यासी ने कहा कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारी दुविधा, तुम जो कर रहे हो वह एक मनोभाव है जो तुम्हें न आगे बढ़ने दे रहे हैं न पीछे आने दे रहे हैं। तुम मुझे अपनी दुविधा बताओ, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, तो मैं हो सकता है तुम्हारा मार्गदर्शन कर दूं, मैं तुम्हें यह बता सकूं कि तुम्हें सही में करना क्या चाहिए। अब युवक सोचा, चलो वैसे तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, किसी ने पूछा तो सही, चलो बता ही देते हैं। अब वह अपनी बात, पूरी बात अपने उस सन्यासी गुरु को बताने लगता है। वह बताता है कि महाराज मैं तो कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रदेशों में जाके या कहीं भी जाकर कुछ कार्य करना चाहता हूं, लेकिन न जाने कौन सी मोह माया है जो मुझे खींचे जा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं क्या करूं। और मैं इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं कि मैं कुछ कार्य नहीं जानता हूं, कुछ सीखा नहीं हूं, मैं जाऊंगा भी तो परदेश में करूंगा क्या, यही सोचकर मन घबराता है और मैं पीछे वापस आ जाता हूं। तो उस महात्मा ने उसे एक युक्ति सुझाई और वह युक्ति उसके जीवन में वो कारगर सिद्ध हुई कि फिर वो जीवन में आगे बढ़ता ही चला गया। उस महात्मा ने जो बात कही उसे वो स्वीकार कर लिया और वो उसके जीवन की बहुत बड़ी युक्ति साबित हो गई। ये बात अलग है कि यह और किसी पर सही सटीक बैठती है या नहीं बैठती है, लेकिन यह सत्य है कि जिस तरह से आप कोई भी दूरी नापने वाले हों तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में अंदाजा लग सकता है, लेकिन वो यहीं से दिखाई तो नहीं देगा, उसके लिए आपको सफर शुरू करना पड़ता है। जब आप कुछ कदम चलेंगे तो आगे के कुछ हिस्से दिखाई देंगे, फिर कुछ कदम चलेंगे तो आगे के हिस्से दिखाई देंगे, ऐसे ही चलते चलते एक प्रक्रिया है ये। जब आप शुरुआत कर देंगे तो रास्ते मिलते चले जाएंगे और एक दिन आप अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब उस युवक के साथ क्या होता है, वह महात्मा उसे क्या युक्ति सुझाते हैं कि वो आगे चल पड़ता है और निश्चिंत होकर चल पड़ता है, उसके जीवन में अपार खुशियां आ जाती हैं। जी हां, तो आप लोगों को बताना जरूरी है कि उस महात्मा ने उससे एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा आगे बढ़ो और जो भी तुम्हें रास्ते में सर्वप्रथम कार्य मिले उसे तुम कर लेना, जो कार्य मिले उसे कर लेना, ना मत बोलना, ना मत बोलना। उसके बाद तुम्हारे रास्ते आगे बनते जाएंगे। वह महात्म्य वाणी सोचकर सोचा चलो करके देख लेते हैं। बोले जो मिला पहला काम वही कर लेना। वह आगे बढ़ता है, कुछ ही दूर पर अभी गया रहता है कि उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस वाले रास्ते से उतरकर एक पेड़ के नीचे एक शव पड़ा है, लाश पड़ी है, उसे जो है देख रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ मुआवना कर रहे होते हैं और वह विचार ही कर रहे होते हैं कि उसी समय यह युवक वहां पहुंच जाता है। और जब यह पहुंचता है तो वो लोग इसे बुलाते हैं, पुलिस वाले अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं सुनो इधर आओ, क्या करते हो। यह सन्न रह जाता है, कहता है नहीं कुछ कार्य नहीं करता हूं, मुझे कुछ कार्य करना है उसीलिए प्रदेश जा रहा हूं। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा सुनो, तो एक काम करो, इस शव को उठाओ और उस गाड़ी में रख दो। यह बड़ा अवाक होता है, सोचने लगता है कि शव उठाना यह काम मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं ये कार्य क्यों करूं। फिर मन में उस महात्मा की उसे याद आ जाती है जो कहे रहते हैं कि जो काम मिल जाए उसे ही कर लेना, और वो हामी भर देता है। वो लोग कहते हैं चलो तुम्हें 50 रुपए दे देंगे हम, तुम उठा के शव को गाड़ी में डाल दो। अब वो उस बुजुर्ग एक पुरुष था, उसके शव को जैसे तैसे हाथों में उठाता है, उठाकर जो है वो उस पुलिस की गाड़ी में डाल देता है और फिर पुलिस वालों में से एक ऑफिसर 50 रुपए
उसे देते हैं और कहते हैं एक काम करो, 50 रुपए और लो। ये जो उसके सामान पड़े हैं वो सब भी उठाकर जो है पास में नदी है वहां पे फेंक आओ। पुलिस वाले शव को लेकर चले जाते हैं। यह सोचता है एक बार कि मैं ये सामान क्यों फेंकूं, शव को तो मैंने रख ही दिया, अब मैं भी चले जाता हूं। पुलिस वाले तो चले ही गए, मुझे कोई देख तो रहा नहीं है, मैं भी चले जाता हूं। फिर उसने सोचा नहीं, इस काम का मैंने पैसे ले लिया है, जुबान भी दे दिया है कि हाँ मैं करूंगा। पुलिस वाले चले गए तो क्या हुआ, अगर कल को लौट के आए तो उनको लगेगा कि मैं बहुत गैर जिम्मेदार था, इसलिए अब इस सामान को भी मुझे ही फेंकना होगा। अब वहां पे पड़ा सामान क्या था, वो तमाम उसके बिस्तर, पुराने कपड़े, चिंदी, तमाम झोला झमारी, सारा सामान को वो एक चादर में बांधता है, उठाता है इकट्ठे बड़े लापरवाही से, अनमने ढंग से, जिसमें से बदबू आ रही होती है, और सबको उठाकर चादर में समेटकर वजन सा हो जाता है वो पूरी गठरी, और किसी तरह जैसे तैसे उठाकर सर पे लादता है, घसीटते हुए नदी के पास ले जाकर और नदी के किनारे उसे फेंकता है एक ऊंचे स्थान से। और जब वो फेंकता है तो जब वो सामान, वो गठरी बड़ी सी वजन सी नीचे गिरती है तो उसमें से झन से आवाज आती है। यह आवाज उसे कुछ असहज लगती है, उसे लगता है कि यह आवाज अलग तरह की है, कैसी आवाज आई। अब उसका कौतूहल बढ़ने लगता है, वह नीचे उतरता है ढलान पर और उस पूरे गठरी को फिर से खोलता है और खोलकर उन चिथड़ों को तितर बितर करता है और उसे पूरी तरह से जब वो फाड़ कर खोल कर निकालता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, वह सन्न रह जाता है, वह सांसें रोक लेता है कि ये क्या, अवाक रह जाता है। वो देखता है कि उस भिखारी की तरह दिखने वाले बुजुर्ग जो मर गया था, उसकी उस पोटली में अनेकों रुपए भरे पड़े रहते हैं, उसमें तमाम जेवरात भी भरे पड़े रहते हैं सोने चांदी के, और वहां पे तमाम रुपयों से भरा हुआ गठरी उसे मिल जाता है जो वो अपने पूरे जीवन में सहेज कर भिखारी रखे रहता है। और इस तरह से उस पूरे धन का मालिक यह युवक बन जाता है और उसे लेकर वह घर नहीं लौटता। वो सोचता है मुझे आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है। उसे लेकर वह घर न लौटकर आगे शहर की तरफ ही बढ़ता है। शहर में जाकर उस रुपये पैसों का इस्तेमाल करके वह कुछ बिजनेस व्यवसाय डालता है, दुकान डालता है, होटल डालता है, और देखते ही देखते वो बड़े कारोबार का मालिक बन जाता है। और जब वह कुछ वर्षों के बाद अपने गांव लौटता है तो वह एक लंबी कार से लौटता है, बड़े नौकर चाकर के साथ लौटता है, जिसकी मां देखकर उसे बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं, और वह बहुत आगे बढ़ गया रहता है, अपने भाइयों से भी आगे बढ़ गया रहता है। उसके पिता भी उस पर बहुत गर्वान्वित होते हैं। गांव में उस दिन जलसा होता है, पूरे गांव को भोज कराया जाता है। इनका छोटा बेटा आया है और वो बहुत ज्यादा धन संपदा वाला हो गया है, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने तमाम परिजनों के लिए, अपने गांव वालों के लिए तमाम चीजें लेकर आया है, तमाम नजराने लेकर आया है। इस तरह से उसका जीवन बदल गया होता है। तो इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे सामने कई बार अवसर आते हैं, हम आंखें बंद करके चले जाते हैं या उसे गंदा काम, छोटा काम समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी वही छोटा काम, वही गंदा काम हो सकता है आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। इसलिए आपको जो अवसर मिले उस अवसर को कभी कभी आजमाने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए। हो सकता है आपके जीवन की वो एक अलग राह खोल दे। जय जयकार जारी रहेगी। हिंदी स्टोरी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग कहानियां लेकर हम आते रहेंगे।